Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to talk about one more important topic with regard to your MSO 002 examination. बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में कवर है एंड फॉर द पेड क्लास स्टूडेंट आप पेड क्लास एंड यूट्यूब दोनों वीडियो आई होप अब तक देख चुके होंगे. बट यहाँ पे हम एक और जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. दैट इज आई थिंक 2021 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वाइल डूइंग द रिसर्च हाउ डज रिसर्चर मैनेज टू डील विद हिज और हर ओन वैल्यूज. मतलब रिसर्चर जब कोई भी रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर की अपनी एक वैल्यूज होती हैं, वो किसी एक कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, किसी कास्ट से आते हैं, किसी रिलीजन से आते हैं, तो एक पर्सन की अपनी खुद का माइंडसेट एंड वैल्यूज होती हैं. तो वाइल कंडक्टिंग रिसर्च ऑन एनी टॉपिक उनकी वैल्यूज किस तरीके से वहां रिफ्लेक्ट हो सकती है, व्हाट आर दैट वैल्यूज, वो वैल्यूज क्या है, राइट. एक तो एथिक्स भी होती है कि हमें क्या क्या एथिक्स फॉलो करनी चाहिए वाइल डूइंग द रिसर्च, एथिकल कंसिडरेशन, एंड यहाँ पे वो बात करें कुछ बेसिक वैल्यूज की. तो वैल्यूज हमें पता है क्या होती है, सच्चाई, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब वैल्यूज होती हैं. तो फर्स्टली इस आंसर में आप थोड़ा सा रिसर्च का मीनिंग बताएंगे एंड बताएंगे रिसर्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्चर वैल्यूज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द कंक्लूजन और द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट. तो सम बेसिक वैल्यूज दैट रिसर्चर शुड हैव, कुछ बेसिक वैल्यूज जो रिसर्चर के पास होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब उसके रिसर्च का क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या डेटा, क्या कंटेंट वो यूज कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी, रिसर्च में जो भी कुछ वो लिख रहे हैं उसके लिए उन्हें आंसरेबल होना चाहिए, बिकॉज वो रिसर्च पब्लिश होगी आगे जाके, वो दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ स्टडी बनेगा. तो दैट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल कि उन्होंने जो भी स्टडी की है वो कितना हद तक एक्यूरेट है. तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, राइट. रिस्पेक्ट शुड बी देयर, रिस्पेक्ट होनी चाहिए. कुछ एथिकल कंसिडरेशन उनके माइंड, जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर के माइंड में कुछ एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए. उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्हें अनएथिकल नहीं होना है. प्लस उनका ओपन माइंडसेट होना चाहिए. क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडसेट मींस ओपन टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग. ये नहीं कि रिजिड माइंड में कुछ थिंकिंग रखी हुई है, स्टीरियोटाइप सेट किए हुए हैं, प्रेजुडाइज सेट किए हुए हैं और उसी के बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो. नो, तो रिसर्चर को ओपन माइंडेड होना चाहिए. प्लस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, चीजों को जानने की इच्छा, आप जागरूक होने चाहिए. ये नहीं कि बैठ गए एंड देन जो सुनने में आ रहा है आपने लिख दिया. यू शुड बी इतना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उनके बारे में डेटा को डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहे हो. तो ये कुछ चीजें हैं. उसके बाद आप वन बाय पॉइंट इन वैल्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हो. यस, ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यू, राइट. ऑब्जेक्टिविटी होता है कि किसी चीज का एक फैक्ट है, किसी चीज का एक कंक्लूजन है एंड दैट कंक्लूजन शुड बी मेंशन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो पॉइंटर्स में फिर आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट दैट इज एक्नॉलेजिंग वैल्यूज. रिसर्चर को कुछ बेसिक वैल्यू जो मैंने बोला, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब मेंटेन करके रखनी चाहिए. देन उसको ऑब्जेक्टिविटी अडॉप्ट करनी चाहिए. रिसर्चर की अपने कुछ सब्जेक्टिव व्यू होंगे, कुछ उसकी पर्सनल ओपिनियन होंगे, तो उसको अपने पर्सनल बायस को वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी, अडॉप्टिंग ऑब्जेक्टिविटी. देन यूजिंग रिफ्लेक्सिविटी, आप ये चाहो तो पॉइंट अपने पास कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, हेडिंग, सो दैट पढ़ के आप एग्जाम में हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सके. यूजिंग रिफ्लेक्सिविटी, अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, आप सुनते हैं ना हम रिफ्लेक्स एक्शन का रिएक्शन जो आता है. तो रिफ्लेक्सिविटी में यहाँ पे होता है कि रिसर्चर शुड बी सेल्फ अवेयर व्हाट ही इज डूइंग, किस चीज पे वो रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कंक्लूजन में प्रेजेंट कर रहे हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस शुड बी देयर, रिसर्चर में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. प्लस उसको चीजों को क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है. क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी स्टेप. आपने कोई डेटा कलेक्ट किया तो आप वहां पे क्वेश्चन करके उसके फैक्ट्स को, उसकी ऑथेंटिसिटी को अपने माइंड में क्लैरिटी देनी है एंड देन यू शुड प्रोसीड. उसके बाद आपको प्रोसीड करना है. प्लस एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है. नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि एथिकल रहना है. एथिक्स इज चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो एथिकल रहना while collecting the data, while choosing the topic, while कंक्लूडिंग द टॉपिक. मतलब हर फेज ऑफ द रिसर्च में आपको क्या करना है, जितने भी रिसर्च के स्टेप होते हैं सब में आपको क्या रहना है, एथिकल रहना है. देन ट्रायंगुलेशन आप यूज करोगे. ट्रायंगुलेशन होता है, मैंने डिटेल में भी ये टॉपिक समझाया, ट्रायंगुलेशन पे अलग से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको प्लीज कवर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं देखा है तो. ट्रायंगुलेशन मीन्स यूजिंग डिफरेंट, देखिए ट्रायंगुलेशन मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हो. जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तब भी, आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए मेथड चूज कर रहे हो तब भी, जब आप एक रिसर्च वर्क चूज कर रहे हो तब भी. तो ट्रायंगुलेशन मतलब होता है डिफरेंट मेथड यूज करना, सो दैट आपका हर डिफरेंट तरीके से रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाए और सेम रिजल्ट आए. जैसे मैथ्स में आप कई बार देखते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर 1 और 2 मेथड्स,
और कई बार हम क्रॉस चेक करके देखते भी हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो दैट इज ट्रायंगुलेशन, कि जब आप मल्टीपल मेथड यूज करते हो टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर आंसर, टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर आंसर, तो दैट प्रोसेस इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मोड्स ऑफ डेटा, मेथड्स हर जगह पे आप यूज कर सकते हो। या फिर एन्यूमरेटर अपॉइंट करने में, जैसे मैंने 2-3 एन्यूमरेटर अपॉइंट कर दिए, दोनों तीनों रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो दोनों तीनों के रिजल्ट से मैं वेरीफाई कर सकती हूँ कि रिजल्ट एक्यूरेट है या नहीं। तो दिस इज ट्रायंगुलेशन। प्लस आपको स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करने हैं, मतलब ऐसे मेथड्स जिसमें रिजल्ट जो है वो रिलायबल हो, भरोसे के लायक हो। तो एक स्टैंडर्ड के बेस पे आपको मेथडोलॉजीज यूज करनी है। क्लियर? वैसे तो देखिए एग्जाम में चॉइस होती है, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जो भी मोस्ट सूटेबल आंसर आपको आते हो, जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ के आप अच्छे से गए हो, कंटेंट 500 वर्ड का आपके पास है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। बट अगर इनकेस और भी कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो इस तरीके के जनरल क्वेश्चन है, जिन कुछ पॉइंट आप माइंड में रख के इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई कि इस तरीके के और जो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं है, मेंशन नहीं है, जनरल से क्वेश्चन है, उनको भी मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले आपके साथ डिस्कस करूं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।